गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय का टॉपिक पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस। इस टॉपिक को हमने पीछे की क्लासेस में कंटिन्यू किया था और आज इस क्लास में हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशिक अभिक्रिया। और इस प्रकाशिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे हम एमर्सन इफेक्ट कहते हैं। इसके बारे में हम आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं एफ ब्लैकमैन। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था कि फोटोसिंथेसिस केवल फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। यह एक फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया भी है। क्योंकि इससे पहले, ब्लैकमैन से पहले, लोग यह जानते थे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि सर्वप्रथम ब्लैकमैन ने यह बताया था कि यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ एक जैव रासायनिक अभिक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। और उन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है, इसमें दो रिएक्शन होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट मैकेनिज्म की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर दो रिएक्शंस होती है। पहली रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन, जो कि एक प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन, जबकि दूसरी अभिक्रिया होती है जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, यह जैव रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने लायक है, डार्क रिएक्शन का मतलब यह नहीं है यह अंधेरे में होती है। डार्क रिएक्शन से तात्पर्य यह है हमारा कि यह ऐसी अभिक्रिया है जिसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। प्रकाश आवश्यक है या नहीं है, इसका इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन लाइट रिएक्शन जो है, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, यह प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश की शर्त लागू नहीं होती है। यह प्रकाश की उपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है और अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम एक डायग्राम के माध्यम से इन दोनों अभिक्रियाओं को या फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट मैकेनिज्म को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ये हमने डायग्राम दिया है जो कि क्लोरोप्लास्ट है। ये जो सेल ऑर्गेनल दिखाई दे रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर भाग लेने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, वह क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण की दोनों अभिक्रियाएं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। लेकिन इन दोनों का स्थान अलग अलग होता है। शुरुआत करते हैं हम लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन जो होती है, ये एक नंबर लगा है थाइलेकोइड्स के लिए। तो प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, यह क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की संरचनाओं, जिन्हें हम थाइलेकोइड्स या पटलिकाएं कहते हैं, उनके अंदर संपन्न। ये थाइलेकोइड्स होती हैं, यह मेम्ब्रेन से बनी हुई चपटी संरचनाएं होती है, जो सिक्के के समान, कॉइन जो होता है, कॉइन के समान दिखाई देने वाली संरचनाएं, चपटी स्ट्रक्चर होती है। और ये थाइलेकोइड्स जो है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाती है। जिस प्रकार कॉइन्स जो है एक के ऊपर एक अरेंज होकर एक सिक्कों का ढेर बना लेते हैं, कॉइन्स का जो है ढेर बना लेते हैं, सेम उसी प्रकार से ये कॉइन्स जो है के समान स्ट्रक्चर थाइलेकोइड्स जो है, ये एक के ऊपर एक अरेंज होकर ग्रेनम बनाती है। तो लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया थाइलेकोइड के अंदर संपन्न होती है। अब इसमें होता क्या है, लाइट रिएक्शन के दौरान इन्हें लाइट की आवश्यकता होती है। ये सनलाइट आपको दिखाई दे रही है, सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। तो सनलाइट से, जब सूर्य का जो सन जो होता है, सूर्य, इससे हमें जब सनलाइट प्राप्त होती है, उस कंडीशन के अंदर थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। तो होता क्या है, इस दौरान ये जल के अणुओं को ग्रहण करते हैं, H2O को ग्रहण करते हैं, और इस जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है। और इस अपघटन के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस की होती है, जो कि वायुमंडल के अंदर पुनः मुक्त हो जाती है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान
जल के अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है और ऑक्सीजन की मुक्ति होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है वह ऑक्सीजन जो है हमें जल के अणुओं के प्रकाशिक अपघटन से प्राप्त होती है और यह लाइट रिएक्शन के दौरान हमें प्राप्त होती है। अब जो H2O से जो H आयन बनते हैं, ये H आयन जो है यह NADPH जो कि हाइड्रोजन ग्राही होता है इसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और तो NADP जब इसे ग्रहण करता है तो NADPH का संश्लेषण हो जाता है जो कि अपचायक एनर्जी के रूप में काम करते हैं तथा इसके साथ साथ इससे ATP का निर्माण भी होता है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान ATP और NADPH इन दोनों का निर्माण होता है और ये दोनों ही कोशिका के लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं जिनके अंदर एनर्जी जो है ये संग्रहित। और इसके बाद आते हैं दूसरे प्रकार की रिएक्शन जिसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इन अप्रकाशिक अभिक्रिया जो कि प्रकाश की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है। प्रकाश की उपस्थिति में एज वेल एज प्रकाश की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। इस केल्विन साइकिल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। तो वायुमंडल में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे जो है ग्रहण करते हैं और यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है इसके स्ट्रोमा में संपन्न होती है। 2 नंबर तो लिखा है ये स्ट्रोमा के अंदर। तो ये डार्क रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है, एक तरल पदार्थ जो कि प्रोटोप्लाज्म के समान ही होता है, इस हालांकि इसमें कुछ अंतर भी होते हैं। तो इस स्ट्रोमा के अंदर जो है डार्क रिएक्शन संपन्न होती है और ये जो CO2 का जो फिक्सेशन होता है इस प्रक्रिया को कहते हैं केल्विन साइकिल कहते हैं। और इस केल्विन साइकिल के दौरान CO2 का फिक्सेशन होने से हमें शुगर प्राप्त होती है या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होती है उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ग्रहण करके उसका फिक्सेशन किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो है ये केल्विन साइकिल के दौरान होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इन्हें जो एनर्जी मिलती है वह ATP और NADPH से मिलती है। तो लाइट रिएक्शन के दौरान बने ATP और NADPH ये दोनों जो है एनर्जी के स्रोत होते हैं और ये केल्विन साइकिल के लिए एनर्जी प्रदान करने का काम करते हैं और केल्विन साइकिल में एनर्जी प्रदान करके पुनः जो ADP और NADP के अंदर बदल जाते हैं। तो इस प्रकार जो है ATP और NADP का साइकिल चलता रहता है, क्रम में चलते रहते हैं और यही दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ने का काम करते हैं। सामान्य सी बात है, लाइट रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी बनती है उस एनर्जी का उपयोग जो है कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में किया जाता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है यह फोटोसिंथेसिस के दौरान होने वाली प्रमुख अभिक्रियाएं होती है। तो इस प्रकार की फोटोसिंथेसिस की संपूर्ण मैकेनिज्म जो है ये पूरी की पूरी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पर निर्भर करती है। तो हम इस क्लास के अंदर हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को आगे की क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे और इसके एक एक स्टेप को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ब्लैकमैन ने जैसा कि बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 रिएक्शंस होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अभी भी सहमत नहीं थे क्यों 2 रिएक्शन अलग अलग होती है। कुछ वैज्ञानिकों का अभी भी यह कहना था कि नहीं 2 रिएक्शन नहीं है, ये एक ही रिएक्शन। तो बाद में इसे सही सिद्ध करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए गए थे। तो सबसे पहला एविडेंस है जो यह बताने का प्रयास करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 रिएक्शन अलग होती है। तो इसमें सबसे पहला है टेम्परेचर कोफिशिएंट। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, तापमान Q10 जो है यह एक अनुपात होता है। इस अनुपात के दौरान हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी भी रिएक्शन जो है ये जब सामान्यतः संपन्न होती है, सामान्य रूप से जब संपन्न होती है या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर संपन्न होती है, उसकी तुलना हम करते हैं उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर या अधिक तापमान पर। तो किसी भी अभिक्रिया को हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर संपन्न करवाते हैं और इसके उपरांत इसे हम इससे 10 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर पर संपन्न करवाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। और सामान्यतया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जब अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उससे कम या अधिक टेम्परेचर संपन्न हो रही है, उनके बीच का जो अनुपात है ये तापमान गुणांक हम कह रहे हैं। तो फॉर किसी भी
फिजिकल या फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए Q10 का मान जो है ये 1 होता है। किसी भी फिजिकल रिएक्शन के लिए Q10 का मान जो है ये 1 होता है। और कोई बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए Q10 का मान जो है 2 अथवा 2 और 3 के करीब मान होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तापमान गुणांक जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है, इसका Q10 1 होता है। कब? जब यह रिएक्शन फिजिकल या फोटोकेमिकल प्रकार की रिएक्शन है। जबकि जब यह बायोकेमिकल रिएक्शन है, उस कंडीशन में इसका मान 2 अथवा 3 होता है। तब वैज्ञानिकों ने फोटोसिंथेसिस के उपरांत देखा कि इसका जो मान, जब प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोनों पर्याप्त रूप से उपलब्ध होती है, उस समय इसका मान जो है 2 अथवा 3 के करीब आता है। यानी यह एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं है। तो इसीलिए इसका मान जो है 2 अथवा 3 के करीब आता है। दूसरा प्रमाण दिया गया था इंटरमिटेंट लाइट या वारबर्ग्स इफेक्ट भी इसे हम कहते हैं। इंटरमिटेंट लाइट का मतलब ये होता है कि प्लांट को जो लाइट दी जा रही है वो कंटिन्यूसली नहीं दी जा रही है। कुछ समय के लिए प्लांट को लाइट दी जाती है, फिर उस प्लांट को लाइट नहीं दी जाती है, अंधेरे में रखा जाता है, फिर लाइट दी, फिर अंधेरे में रखा। तो लाइट जो है एक साथ कंटिन्यूसली न देकर उसे इंटरमीडिएट रूप से या टुकड़ों में उस लाइट को दिया जाता है, एक अंतराल के ऊपर लाइट दिया जाता है। और इस दौरान उन्होंने देखा कि अगर किसी प्लांट को इंटरमीडिएट लाइट दी जाती है तो भी उसकी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बहुत ही अधिक होती है। आप किसी प्लांट को कंटिन्यूस लाइट दे रहे हो, किसी प्लांट को इंटरमीडिएट लाइट दे रहे हो, तब उन्होंने देखा कि इंटरमीडिएट लाइट देने पर भी प्लांट की फोटोसिंथेसिस एफिशिएंसी जो है बहुत ही अधिक होती है। क्योंकि जब प्लांट को लाइट मिलती है उस समय इसके अंदर प्रकाश से डिपेंडेंट लाइट रिएक्शन चलती है। अब जो लाइट नहीं मिल रही है उस समय डार्क रिएक्शन जो है वह कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस उत्पाद हमें डार्क के अंदर भी डार्क रिएक्शन चलती रहती है और हमें उत्पाद हमें प्राप्त होते रहते हैं। तीसरा तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सपेरिमेंट है वह है रिडक्शन ऑफ CO2, CO2 का अपचयन। इन्होंने देखा कि प्लांट को कुछ समय के लिए लाइट दी थी हमने, लेकिन उस समय इन्होंने प्लांट को CO2 नहीं दी। ध्यान से सुनिएगा कि प्लांट जो है उसे लाइट तो मिल रही है लेकिन उस दौरान उसे CO2 नहीं दी गई। कुछ समय के बाद प्लांट को लाइट जो है यह नहीं दी गई, प्लांट को अंधेरे में रखा गया लेकिन CO2 उसे प्रदान की गई। उसके उपरांत उन्होंने देखा कि CO2 का अपचयन अभी भी हो रहा है और हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो यानी CO2 का अपचयन लाइट की अनुपस्थिति में भी हो रहा है, यानी CO2 का अपचयन जो है लाइट की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि CO2 का अपचयन की प्रक्रिया जो है इसके अंदर कुछ अभिक्रियाएं जो है अंधेरे में भी संपन्न होती है। तो इस प्रकार ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है यह लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों अलग अलग रिएक्शन यहाँ पर संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन जो है ये बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके बाद चलते हैं नेचर ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म जो है इसमें लाइट रिएक्शन पूर्णतया लाइट पर डिपेंड करती है। तो इसलिए यह जानना आवश्यक है कि लाइट जो है इसकी प्रकृति किस प्रकार से होती है, इसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास सामने आती है वह लाइट की नेचर और इसका अब्जॉर्प्शन है, किस प्रकार से अब्जॉर्प्शन होता है। तो यहीं से एक शब्द निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे PAR कहते हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि PAR इसकी फुल फॉर्म क्या है या इसका मीनिंग क्या है, क्या चीज होती है। तो हम यह जानते हैं कि लाइट जो होती है इस लाइट की वेवलेंथ जो है अलग अलग होती है। सामान्यतया जो विजिबल लाइट होती है, जो लाइट हमें दिखाई देती है जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, इसकी तरंग दैर्ध्य जो है 390 नैनोमीटर से लेकर करीब 760 नैनोमीटर के करीब होती है। 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है इसे हम जो है वेवलेंथ के प्रकाश को विजिबल लाइट कहते हैं। लेकिन इस प्लांट के द्वारा जो है जो लाइट अब्जॉर्ब की जाती है
वो सारी लाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए समान रूप से यूजफुल नहीं है। तो यहीं से ये शब्द निकल कर आता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट अब्जॉर्ब करता है, तो जिस वेवलेंथ की लाइट फोटोसिंथेसिस के दौरान सबसे ज्यादा यूजफुल होती है, उसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान पादप के द्वारा अवशोषित होने वाली सबसे यूजफुल लाइट की वेवलेंथ जो है, ये है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। यहां से एक शब्द और है हमारे पास, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश जो है इसकी दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है। दोहरी प्रकृति से मतलब क्या है? प्रकाश जो है दो फॉर्म के अंदर उपस्थित हो सकता है, वेव के रूप में और फोटोन के रूप में। वेव का मतलब होता है तरंग के रूप में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जो तरंगों के रूप में होता है, सूर्य से तरंगे चलती है और पृथ्वी तक पहुंचती है और अन्यत्र भी ये जाती है। तो प्रकाश जो तरंगों के रूप में होता है। लेकिन प्रकाश के दूसरे रूप है जिसे हम फोटोन रूप भी कहते हैं। फोटोन का रूप होता है, फोटोन का मतलब होता है कि फोटोन जो है ऊर्जा की डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, और इन पैकेट्स को हम फोटोन या क्वांटम्स भी कहते हैं। तो प्रकाश जो है इसके अंदर जो ऊर्जा उपस्थित होती है, ये ऊर्जा जो है यह कंटिन्यूस न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स पाए जाते हैं, और प्रत्येक पैकेट जो है ये फोटोन या क्वांटम कहलाते हैं। और इस फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी होगी यह डिपेंड करता है उस लाइट की वेवलेंथ के अंदर। प्रकाश की वेवलेंथ क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि उस फोटोन के अंदर एनर्जी क्या होती है। तो लाइट का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो है जितनी कम होगी, फोटोन के अंदर एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। यानी एनर्जी, फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वह वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एंटी प्रोपोर्शनल होती है। यानी वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ कम है, फोटोन की एवरेज एनर्जी ज्यादा होगी। अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फोटोन में एनर्जी कम होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है, नीले रंग का प्रकाश होता है, बैंगनी रंग का प्रकाश, तो जिसकी तरंग दैर्ध्य 300 नैनोमीटर, 390 नैनोमीटर के आसपास होती है। क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम है, तो बैंगनी रंग के प्रकाश के अंदर जो फोटोन होती है इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जबकि रेड कलर की लाइट है जिसका तरंग दैर्ध्य करीब 760 नैनोमीटर के करीब होता है, 700 760 के करीब, उसके अंदर क्योंकि वेवलेंथ बहुत अधिक है, इसलिए फोटोन में एनर्जी जो अपेक्षित रूप से कम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहां से एक शब्द निकल के आता है फोटो क्वांटम रिक्वायरमेंट या फोटोन रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल इवोल्व होता है प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल उत्पन्न होता है, तो उसके दौरान आवश्यक जितने फोटोन की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। यानी एक ऑक्सीजन गैस के एक मॉलिक्यूल को इवोल्व करने के लिए, उसको उत्पन्न करने के लिए हमें जितने फोटोन की आवश्यकता होती है उसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने CO2 के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब किए जाएंगे, O2 के उतने ही मॉलिक्यूल जो है इवोल्व होते हैं। यानी CO2 के मॉलिक्यूल जो अब्जॉर्ब हो रहे हैं उनकी संख्या और O2 के मॉलिक्यूल जो इवोल्व हो रहे हैं, बन रहे हैं, उनकी संख्या चूंकि बराबर होती है, तो यह भी कह सकते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का स्थिरीकरण करने के लिए अथवा ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को इवॉल्व उत्पन्न करने के लिए जितने फोटोन की आवश्यकता होती है उसे हम क्वांटम रिक्वायरमेंट कहते हैं। सामान्यतया इसकी वैल्यू जो है 8 फोटोन के करीब होती है। 8 फोटोन जो है ये मिलकर जो है जो एनर्जी उत्पन्न करते हैं, उससे ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है ये इवॉल्व होता है। एक शब्द और है क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि जिसे कहते हैं। इसका मतलब होता है कि एक क्वांटम प्रकाश से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उत्पन्न होते हैं, कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं। यानी ये पर क्वांटम हम देख रहे हैं कि एक क्वांटम प्रकाश से ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल की उत्पत्ति हो सकती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखे थी कि 8 फोटोन जो है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को इवॉल्व करते हैं, तो क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगी 1/8। तो ये करीब 12.8% के करीब होती है, जिसे हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। ये शब्द दोनों ऐसे हैं, क्वांटम रिक्वायरमेंट और क्वांटम यील्ड, ये विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं।
अब चलते हैं हम अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पर, कि प्रकाश का अवशोषण जो है किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के अणु के कोई मॉलिक्यूल है। किसी भी मॉलिक्यूल की खास बात क्या होती है केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो यह इसकी सामान्य अवस्था होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन लाइट रिएक्शन के दौरान जब फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो होती है उसके दौरान क्लोरोफिल के द्वारा जब फोटोन को ऑब्जर्व किया जाता है, जब लाइट को ऑब्जर्व करते हैं तो लाइट के अंदर फोटोन प्रेजेंट होती है। और फोटोन जैसा कि हमने बात की थी कि एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होते हैं। तो जब ये फोटोन्स को ऑब्जर्व करते हैं यानी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसकी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है इसके पास अत्यधिक एनर्जी आ जाती है। और जैसे एनर्जी आती है तो यह क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और यह अपनी मूल कक्षा से निकलकर बाहरी कक्षाओं के अंदर चले जाते हैं। अथवा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इस मॉलिक्यूल से बाहर भी जा सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या हो रहा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान कि इलेक्ट्रॉन जो है यह अपनी मूल कक्षा से निकलकर बाहरी कक्षाओं के अंदर ये चले जाते हैं और इसे कहते हैं इस मॉलिक्यूल की एक्साइटेड स्टेज कहते हैं। तो ग्राउंड स्टेज के अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी सामान्य वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि लाइट को ऑब्जर्व करने के उपरांत फोटोन को ऑब्जर्व करने के उपरांत यह बाहरी वृत्ताकार कक्षाओं में चले जाते हैं, अपनी मूल कक्षाओं को छोड़कर बाहरी कक्षाओं में चले जाते हैं। इसे एक्साइटेड स्टेज कहते हैं। तो इस प्रकार क्लोरोफिल के अणु जब एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, लाइट के फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक्साइटेड स्टेज में चले जाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से इसे देख सकते हैं। ये क्लोरोफिल का अणु है, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है, ये मूल अवस्था के अंदर है। ये यहाँ पर फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही फोटोन को ऑब्जर्व करते हैं तो ये क्लोरोफिल के अणु जो है फोटोन को ऑब्जर्व कर दिया, ऑब्जर्व करके ये जो है ये एक्साइटेड स्टेज में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसके ऊपर हमने स्टार का मार्क लगाया है यहाँ पर, तो ये चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इसकी एनर्जी का लेवल जो है ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का लेवल कम था और एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी का लेवल बहुत ही अधिक हो जाता है। और इस कई बार इस एनर्जी का लेवल इतना अधिक होता है कि यह इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीटली इस क्लोरोफिल के अणु से बाहर निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन का ये परित्याग कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का परित्याग करने से जो है यहाँ पर क्लोरोफिल का अणु जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होने वाली कंडीशन है ये यहाँ पर कंडीशन हो जाती है। तो ये जो है लाइट का अब्जॉर्प्शन है कि सामान्यतः हम बात कर सकते हैं समझने वाली दृष्टि से अगर बात करें तो सीधा सा तात्पर्य हमारा यह है कि क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये फोटोन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के उपरांत जो है इसके मॉलिक्यूल जो है इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसे क्लोरोफिल की जो एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। यहां से शब्द निकल के आता है एमर्सन रेड्रॉप और एनहांसमेंट। रॉबर्ट एमर्सन जो थे ये क्लोरेला नामक सवाल पर प्रयोग कर रहे थे। ये यह देख रहे थे कि प्रकाश अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश को जब ऑब्जर्व किया जाता है क्लोरेला शैवाल के द्वारा, इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट किए थे क्लोरेला शैवाल के ऊपर। तो क्लोरेला शैवाल जो है उसे अलग अलग वेवलेंथ का प्रकाश दिया उन्होंने और देखा कि किस वेवलेंथ के प्रकाश को ऑब्जर्व करने पर फोटोसिंथेसिस की रेट जो है ये क्या रहेगी। तो इन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैलकुलेट किया था और ये लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश का, किस तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उनको दिया गया था। तो उन्होंने अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तब उन्होंने देखा कि सबसे पहला चीज है रेड ड्रॉप इफेक्ट। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या कि 680 नैनोमीटर का जो प्रकाश होता है यह लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। ये 680 नैनोमीटर तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है। इस तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट जो काफी अधिक होती है। बहुत अन्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में इस वेवलेंथ के ऊपर फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन जैसा ही इस तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है, रेड लाइट, वहां पर भी रेड लाइट होती है कि करीब 760 तक
नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य जो है वहां तक रेड लाइट होती है। तो यहाँ पर 680 नैनोमीटर से जैसे ही प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ाकर हम 700 नैनोमीटर के करीब ले जाते हैं, जिसे फार रेड कह सकते हैं। ये भी रेड लाइट ही है। इसके दौरान जो है अचानक फोटोसिंथेसिस की रेट में बहुत ही कमी आती है, फोटोसिंथेसिस रेट बहुत ही कम हो जाती है। इसे उन्होंने कहा था रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा था। यानी 680 नैनोमीटर वेवलेंथ, ये भी रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ है। 700 नैनोमीटर, ये भी रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ है। लेकिन 680 नैनोमीटर पर तो प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत अधिक होती है, जबकि 700 नैनोमीटर पर फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत ही कम हो सकती है। तो इस रेड कलर की लाइट के अंदर इस प्रकार के जो फोटोसिंथेसिस की रेट में गिरावट है, इसे हम इन्होंने रेड ड्रॉप इफेक्ट कहा था। तो इसे एमर्सन रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 680 नैनोमीटर का प्रकाश और 700 नैनोमीटर का प्रकाश दोनों को मिलाकर क्लोरेला शैवाल को दिया, दोनों को मिलाया। अब होना क्या चाहिए था, 680 नैनोमीटर पर जो है ये 680 नैनोमीटर प्रकाश जो है इसे संश्लेषित, इससे फोटोसिंथेसिस की रेट है, ये इन्होंने मिला दी यहाँ पर इस 700 नैनोमीटर के प्रकाश पर। तो 680 पर इतना होता है और 700 वाले पर इतना होता है। लेकिन एक्चुअल में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो थी इन दोनों की एक की तुलना में भी बढ़ी हुई थी। ये अतिरिक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उन्हें देखने को मिली। तो बहुत ही आश्चर्यजनक था कि होना क्या चाहिए था कि दोनों लाइट्स को मिलाकर अगर दे रहे हैं तो इन दोनों लाइट्स का एडिशन, यानी यहाँ तक का जो फोटोसिंथेसिस की रेट होनी चाहिए। लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर दिया जाता है, ये अतिरिक्त जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिली है उसे उन्होंने कहा था एनहांसमेंट इफेक्ट कहा था। उन्होंने कहा था कि जब दो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, इन दोनों को जब हम अलग अलग देते हैं उस समय तो फोटोसिंथेसिस की रेट अलग अलग है, कम है। अगर उनको हम साथ देते हैं तो तुलनात्मक रूप से इन दोनों के योग से भी अधिक फोटोसिंथेसिस की रेट होती है। उसे उन्होंने एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा था। ये एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट है जो रॉबर्ट एमर्सन ने क्लोरेला नामक शैवाल पर जो है प्रयोग करके सत्यापित किए थे। तो यहीं से एक शब्द निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम कहते हैं या वर्णक तंत्र कहते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान अलग अलग वर्णक तंत्र काम करते हैं। कोई वर्णक तंत्र किस प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, कोई वर्णक तंत्र जो 700 नैनोमीटर वाले को अवशोषित करता है। तो अलग अलग वर्णक तंत्र जो है, जब आप अलग अलग तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देते हो तो अलग अलग वर्णक तंत्र जो है आपस में सक्रिय होते हैं और इससे ये फोटोसिंथेसिस की रेट को हम बढ़ा देते हैं। तो इसे हम फोटो सिस्टम या वर्णक तंत्र को हम आगे की क्लासेस में कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आगे उम्मीद करूंगा कि जुड़े रहेंगे और फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।